हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग अपना जो है स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट का रॉयल्टी जो चैप्टर है, रॉयल्टी अकाउंट्स चैप्टर। ओके, ये चैप्टर आपके कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप जो है आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब जो है आपको रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ने से पहले, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट्स जो है ये है, इसमें अकाउंट्स बनाने से पहले हमें ये पढ़ लेना है, सीख लेना है कि रॉयल्टी की क्या मीनिंग है, रॉयल्टी है क्या। ठीक है, आपने कई जगह सुना होगा रॉयल्टी रॉयल्टी, ठीक, लेकिन आपको अभी इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगी। ठीक है, तो रॉयल्टी को आप जस्ट लाइक ए रेंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर कहीं किसी नए शहर में जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे रहने का कोई मतलब अच्छी जगह नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक ओनर कोई व्यक्ति होगा, कोई लैंडलॉर्ड, उसे ओनर भी बोलते हैं, किसी व्यक्ति के, आप सीधी सिंपल भाषा में समझ लीजिए, किसी पर्सन के पास आप गए और उससे आपने कहा कि हमें आप रहने के लिए यहाँ पे आप अपना जो है फ्लैट हमें दे दीजिए। ठीक है, तो आप फ्लैट लेते हैं रहने के लिए। ठीक है, और फ्लैट जब आप लेते हैं रहने के लिए तो उसके बदले में आप क्या करते हैं, उसका फ्लैट अगर आपको कोई दे रहा है रहने तो उससे उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। ठीक है, तो जो वो पे करते हैं आप उसमें पर मंथ, जैसे आप रह रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पर मंथ आप रेंट पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा, आपके या किसी फैमिली मेम्बर ने कभी आप कहीं गए हो रहने, तो आप क्या कहते हैं, फ्लैट लिया हमने और उसके बदले क्या पेमेंट किया, रेंट पे किया। ठीक है, तो जो ये आप रेंट पे करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपने उस पर्सन की, जो व्यक्ति था जिससे आपने उसकी संपत्ति या प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले आप उसे देंगे, मंथली पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से रॉयल्टी में भी क्या होता है, एक पर्सन होता है, दो पार्टी होती है इसमें, जिसमें से एक होता है ओनर, ठीक है, मालिक, यानी कि तो उस संपत्ति का मालिक होगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है जो वो खुद यूज़ नहीं कर रहा है, उसके लिए मतलब उसके पास अपने यूज़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति चाहिए ओनर, दूसरा हो गया जो यूज़र होगा। ठीक है, जो उसे यूज़ करना चाहता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है यूज़ करने के लिए पर वो उसे यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है ओनर और एक होता है यूज़र। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि आपने गए ओनर के पास, आपने कहा मुझे आपकी प्रॉपर्टी या आपका फ्लैट है या जो भी चीज़ है आप इसे हमें यूज़ करने का राइट दे दीजिए। तो उसने ओनर ने कहा हाँ भैया, हाँ भैया, हम आपको देंगे राइट, पर आपको इसके बदले जो है कुछ हमें पे करना होगा। ठीक है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, बताइए क्या पे करने होगा, तो वो आप बता देगा आपको जो भी अमाउंट, 2000 3000 पर मंथ। तो ये जो आप 2000 या 3000 या 5000 जो भी आप पे करेंगे पर मंथ, वो क्या हो गई, आपकी रेंट हो गई। ठीक है, तो वही जस्ट लाइक वही वाला प्रोसेस आपकी इसमें रॉयल्टी में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें भी आपके दो पार्टीज होंगी, एक होगा ओनर, दूसरा होगा आपका यूज़र। ठीक है, ओनर जो संपत्ति का मालिक है और यूज़र जो संपत्ति को यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो ओनर क्या करेगा, यूज़र को अपनी क्या देगा, प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, यूज़र को क्या देगा, प्रॉपर्टी अपनी देगा। ठीक है, पी फॉर प्रॉपर्टी। ठीक, और यूज़र क्या पे करेगा, इसके बदले इसको कोई अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो आपने जब फ्लैट के केस में तो आपने कहा कि उसे हम रेंट कहा हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी रॉयल्टी, इस केस में यहाँ पे जो है आपने कोई भी प्रॉपर्टी आप जब ओनर से यूज़ करने के लिए लेंगे तो उसके बदले में जो आप अमाउंट पे करते हैं उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी, आर फॉर रॉयल्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी होंगी जिनको कि हम यूज़ करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में आपकी जो है इंक्लूड हो जाएंगे आपकी, जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट, इसको आप हम शॉर्ट में ही नोट लिख रहे हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। दूसरा आपका आ गया पेटेंट, PATENT, पेटेंट। ठीक है, थोड़ी लिखने में सही नहीं आ रहा है पर आप सुन के लिख लीजिए इसकी स्पेलिंग। कॉपीराइट की स्पेलिंग होगी COPYRIGHT और पेटेंट की PATENT, पेटेंट। ओके, और तीसरा आपका आप सुनना होगा माइंस। ठीक है, MINES,
एस माइंस, ठीक है, या कोई मशीनें वगैरह आप ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपकी रॉयल्टी के केस में क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी पे इंक्लूड होगा। या आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है वो भी आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि आपको जो है कोई यूज़र है वो ओनर के पास गया कि हमें आपकी ये प्रॉपर्टी चाहिए यूज़ करने के लिए, और उसमें उस प्रॉपर्टी में क्या आपका इंक्लूड हो गया, क्या क्या आइटम इंक्लूड हो गए, सी फॉर कॉपीराइट, पी फॉर पेटेंट, ठीक है, एम फॉर माइंस एंड मशीनरीज, आई फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमने सुना, इसी में हमारा ये इंक्लूड होते हैं आपके कॉपीराइट और पेटेंट, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब भौतिक रूप से आपको वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अगर आप कहेंगे हमारे पास ये पेन है प्रॉपर्टी में, तो आपको पेन है तो आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली। लेकिन जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, जो आप सुना होगा, ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, ये सब चीज़ें क्या है, ये आप ना इनको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पर यूज़ कर सकते हैं और उससे इनकम भी जनरेट आप कर सकते हैं। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास क्या है, उसके पास अपनी कह सकते हैं हुनर है, ठीक है, इलाज करने का, तो वो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से जो आपकी कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये एक तरह से आपको जो है किसी जो भी पर्सन है, ओनर है, उसके पास कोई किसी विशेष कार्य के लिए कोई विशेष योग्यता प्राप्त होती है जिसको कि आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे देखेंगे, इसको सीखेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनके पास उसमें से एक ओनर होता है, एक यूज़र होता है, ठीक है। ओनर के पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, माइंस, मशीनरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और भी जो चीज़ें इंक्लूड है, इन सभी चीज़ों को यूज़र चाहता है यूज़ करना, ठीक है, और उसके बदले में वो क्या पे करता है, कुछ अमाउंट पे करता है जिसको कि हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने आपको साधारण शब्दों में बताया है, अभी आपको हम डेफिनेशन के थ्रू भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई। अब दूसरी बात क्या है, ये जो रॉयल्टी है हमारी, ये क्या है, टाइम बेसिस पे बंधी होती है। जैसे आप रेंट फिक्स करते हैं तो पर मंथ फिक्स करते हैं, उसी तरह से ये रॉयल्टी में भी क्या फिक्स की जाती है हमारी, जो है मोस्टली इसमें जो है पर ईयर फिक्स किया जाता है, या फिर पर आप कह सकते हैं हाफ ईयरली या जो आपकी पर ईयर के आधार पर ये फिक्स किया जाता है कि आपको इतने एक साल में या आपके 6 मंथ के अंतराल में आपको इतना रुपया पे करना पड़ेगा हमारी प्रॉपर्टी के बदले, ठीक है। एक तो इसकी ये हो गई आपकी क्वालिटी, ये हो गई क्या होती है, टाइम बेसिस पे फिक्स होता है, टाइम बेसिस के आधार। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, आप जो रॉयल्टी है आपकी रिकरिंग बेसिस पे है, रिकरिंग बेसिस है, यानी रिकरिंग का मतलब होता है बार बार पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने एक बार एक साल पे कर दिया फिर आपको आगे पे नहीं करना है, ठीक है। जिस भी टाइम बेसिस पे ये फिक्स किया गया हो, जैसे अगर हमने ईयरली फिक्स किया है तो आपको हर ईयर पे करना होगा, ठीक है। अगर आपने 6 मंथली जो है इंस्टॉलमेंट फिक्स की है तो आपको हर 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में पे करना होगा। तो इसी को हम कहते हैं रिकरिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम बार बार करते हैं, बार बार उनका हम खर्च करते हैं, उनको हम रिकरिंग बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके रिकरिंग की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, RECCURING, ठीक है, ओके। ये हमारी रिकरिंग, ओके। अच्छा, एक और इसकी क्वालिटी है जो हमारी रॉयल्टी अकाउंट्स, आपने अभी जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा जो आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसमें आपको बताए गए थे अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपको अब ये जानना है कि ये रॉयल्टी हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल है या फिर रियल है। तो रॉयल्टी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। क्यों, नॉमिनल अकाउंट में आपने पढ़ा था आप क्या इंक्लूड करते हैं, कोई भी एनी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन, इसको हम इंक्लूड करते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो रॉयल्टी भी आपकी क्या है, नॉमिनल है। क्यों है, क्योंकि ओनर के लिए तो ये इनकम है, ठीक है, और यूज़र के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपको पता है चाहे एक्सपेंस हो या फिर चाहे आपका क्या कहते हैं आप प्रॉफिट हो या इनकम हो,
इसको हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो आप जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट क्या है। इसकी विशेषता लिखने के लिए अगर आप आएगी तो आप लिख सकते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एंड इट इज़ पे रिकरिंग बेसिस। ठीक है, और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद टाइम। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं कि आपके रॉयल्टी अकाउंट्स में जो है दो पार्टी होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक ओनर होता है, यूज़र होता है। ठीक है, अब ये जो ओनर और यूज़र हमने तो यहाँ आपको समझाने के पर्पज़ से कहा था, लेकिन इसको हम जो है अकाउंट्स के उसमें आप क्या कह सकते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इनको हम कुछ और नाम से बुलाते हैं। ठीक है, एक मिनट, कलर, हाँ इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब ओनर को हम अकाउंट्स की डेफिनेशन में मतलब लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, लैंड, LAND, लैंड लॉर्ड, LORD। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, यूज़र को बोलते हैं लीजी, LESS और EE। ठीक है, ये है लैंडलॉर्ड और लीजी बोलते हैं। ठीक है, तो ओनर को क्या कहा हमने, लैंडलॉर्ड, और यूज़र को क्या कहा हमने, लीजी। अच्छा, तो ये बात तो हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें इसमें। अच्छा, अब आप मान लो ये भी होता है, कभी आपने कहा जैसे आप रेंट पे रह रहे थे, आपने पेमेंट मंथली फिक्स कर लिया, आप हर मंथ पे कर रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपने कहा अपने ओनर से कि मकान मालिक से कि भैया इस महीने हम जो है बाहर जा रहे हैं कहीं रहने को, दूसरी जगह काम से, 1 महीने हम आपके मकान में नहीं रहेंगे, पर उसके बाद फिर हम यहीं रहेंगे, तो हम 1 महीने का किराया आपको पे नहीं करेंगे। तो ओनर कहेगा कि ना भैया ये नहीं होगा, आप जो है आपने हमसे एक बार एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप फ्लैट लेने जाओगे या कुछ भी, तो वहाँ पे आपको जो है एग्रीमेंट हो जाता है कि कहीं 5 ईयर का होता है, कहीं 10 ईयर का होता है। ठीक है, तो ओनर आपसे पहले ही कह देगा कि आपने जिस टाइम पीरियड के लिए हमसे आपने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, उस टाइम पीरियड में आप हमारे मकान को यूज़ करो ना करो, आप रहो ना रहो, खाली रखो, ताला बंद रखो, लेकिन आपको हर मंथली पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को जो है गारंटेड पे करना होगा रिकरिंग बेसिस पे। ठीक है, उसी तरह से आपकी जो रॉयल्टी अकाउंट में भी क्या होता है, इस तरह से एक फिक्स कर लिया जाता है कि अगर जितने साल का हमारा एग्रीमेंट है उतने सालों में, ठीक है, और रॉयल्टी जो है हमारी किस बेसिस पे क्या, टाइम पीरियड के बेसिस पे तो पे की ही जाती है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो हम ले रहे हैं सामान यूज़ करने के लिए, क्यों ले रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो रॉयल्टी हमारी प्रोडक्शन या फिर सेल के आधार पर, सेल्स के आधार पर फिक्स की जाती है। ठीक है, जो भी सामान हम बना रहे हैं उसके आधार पर जो है फिक्स की जाती है, जितनी पर यूनिट, ठीक है, के आधार पर। तो रॉयल्टी आपकी जो है SALES, ठीक है, सेल्स के आधार पर फिक्स की जाती है। तो ओनर पहले ही कह देगा या लैंड और लीजी से कि आपकी जो है प्रोडक्शन हो अन्यथा ना हो, सेल्स आपकी इस ड्यूरेशन में हो अन्यथा ना हो, हमें एक फिक्स अमाउंट जो है हमेशा जो है जिस टाइम के लिए पर ईयर या हाफ ईयरली जो भी बेसिस पे फिक्स की गई हो वो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी गारंटेड पेमेंट करना पड़ता है, गारंटेड पेमेंट। ठीक है, इसको आपका जो है, और ये गारंटेड पेमेंट जो होती पहले से ही फिक्स कर दी जाती, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम रेंट। ठीक है, अभी आगे और पढ़ेंगे इसको और हम डिटेल से बताएंगे। अभी हमने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया इसका। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन और सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं और बताते हैं। ठीक है, इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर आता है आपकी जो रॉयल्टी अकाउंट से 4 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। ठीक है, आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ 2-3 चैप्टर तैयार करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंश्योरेंस, हमने इससे पहले आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स पढ़ाया था वो चैप्टर, और ये रॉयल्टी अकाउंट्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे हम आपको बता देंगे जिसको आप तैयार करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी चैप्टर है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और इसको आप तैयार करके आप काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस अपना आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए रॉयल्टी इज़ द अमाउंट पेबल पीरियडली। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको बताया था, रॉयल्टी क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जिसको कि हम एक अवधि के दौरान पे करते हैं। ठीक है, अवधि के दौरान मतलब कि जो हम टाइम बेसिस पे फिक्स करते हैं, पर मंथ, पर ईयर या हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, टू द ओनर। ठीक है, टू द ओनर यानी मालिक को ये पे किया जाता है। क्यों पे किया जाता है? फॉर द यूज़ ऑफ ए सर्टेन एसेट्स, कोई एक निश्चित एसेट्स या संपत्ति को यूज़ करने के बदले हम पे करते हैं। ठीक है, सच जो जिसमें कि आपके क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था और यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड है आपके मिनरल राइट्स। मिनरल राइट्स यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई खान है, कोयले की खान आपने सुना होगा, या आपने माइंस में सुना होगा, जैसे कहीं से पेट्रोल निकल आ रहा है, जैसे आपने सुना होगा कोई घर बना है, अचानक से वहाँ पे जो है हल्की सी बूंदें निकलने लगी ऑयल की, तो जब खुदाई करवाया गया तो देखा कि वहाँ पे पूरे जो है पेट्रोल का, वहाँ पे मिनरल्स का पूरा आपको वहाँ पे मिला है अंदर माइन। तो वो तो जिस व्यक्ति का मकान है उसका होगा, या जो गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, जैसे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसे किसी और व्यक्ति को देगा यूज़ करने के लिए, लैंडलॉर्ड होगा, और वो देगा यूज़र को, तो यूज़र उसके बदले पर टन जितना भी वहाँ से ऑयल निकलेगा या जो भी मिनरल्स निकलेंगे उस पर टन के बेसिस पे रॉयल्टी फिक्स कर ली जाती है। इसी तरह से पेटेंट राइट्स हैं। पेटेंट राइट्स भी क्या होते हैं, कोई नई इन्वेंशन आई, जैसे मान लो आपने देखा होगा कोई है आपके जो है जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, कोई नई नई टेक्निक्स डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आईटी के एरिया में आप भी देखते हैं कई कई अलग अलग टाइप के विंडोज़ और नए नए आपके सॉफ्टवेयर्स जो है डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया, वो उसके पास उसको यूज़ करने का एक राइट होता है, पेटेंट, जिसको वो जो उसी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर उस वाली जो आपकी सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से रजिस्टर्ड नहीं करा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पेटेंट राइट। ठीक है, अब ये पेटेंट राइट जो है साइंटिस्ट के नाम से डेवलप है, मतलब रजिस्टर्ड है, तो अब कोई व्यक्ति जाएगा, उससे कहेगा हम आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं और इसके बदले में हम आपको एक फ़िक्स अमाउंट हर पर ईयर पे करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं, जो अमाउंट वो फिक्स पे करेगा उसे हम कहेंगे रॉयल्टी, और उस जो आपका जो उसका सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करके वो अपनी जो है इनकम बढ़ा सकता है, अपनी जो है कमाई का ज़रिया उसका हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? किताबों के लिए होता है। ठीक है, बुक्स के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए आप देखते हैं, आप अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़ते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा SM शुक्ला हैं, SC मेहरोत्रा हैं, और भी इसी तरह के DK गोयल हैं। इस तरह से काफ़ी राइटर्स हैं मार्केट में जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि ये राइटर्स ने बुक लिखी और उसको टाइप किया, छपवाया और फिर खुद ही बेचने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जिस भी राइटर ने बुक लिखी, ठीक है, उसको क्या होता है, वो अपने नाम से, वो उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसको इस रजिस्ट्रेशन को हम कॉपीराइट का नाम देते हैं। मतलब वो वाली बुक अब केवल वही राइटर उसे जो है लिख सकता है और उसे यूज़ मतलब जो है मार्केट में अपने नाम से बेच सकता है, और कोई दूसरा राइटर नहीं कर सकता है उस बुक को अपने नाम पे, मतलब अपने खुद के नाम पे नहीं बेच सकता, वही बेच सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन वाले उस राइटर के पास जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा है कि आपकी साहित्य भवन पब्लिकेशन है, और भी इसी तरह के कौन अलग अलग पब्लिकेशन है। तो ये पब्लिकेशन वाले उस राइटर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अरे सर आपने ये बहुत अच्छी बुक लिखी है, हम ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आप ऐसा करिए ये बुक जो है बेचने का राइट हमें आप दे दीजिए। ठीक है, तो राइटर ने कहा ठीक है भैया, आप हमारी बुक को बेचिएगा, और पर बुक जितना बुक आप बेचेंगे पर बुक जो है हम 5 रुपये रॉयल्टी लेंगे आपसे। जितनी बुक आपकी बिकेंगी उस बुक के आधार पर हम पर बुक के, अगर 100 किताबें बिकी तो 500 रुपये पर ईयर, अगर हम 1000 किताबें बिकी तो आपकी जो है 5000 हम सालाना आपसे कॉपीराइट वो रॉयल्टी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। तो आपने क्या देखा, माइंस में क्या है, खदानें होती हैं, इसमें से कोयला, ऑयल और अलग अलग टाइप के मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो उनका प्रोडक्शन के बेसिस पे उनकी रॉयल्टी फिक्स की जाती है। यहाँ पे आउटपुट बेसिस पे
पेटेंट राइट है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन के बेसिस पे। कॉपीराइट में आपकी नंबर ऑफ बुक्स की सेलिंग के आधार पर यहाँ पर आपकी एक रॉयल्टी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है। दस द वर्ड रॉयल्टी इंडिकेट द अमाउंट लाइक दैट इज रेंट। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया हुए थे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि रॉयल्टी क्या है, रेंट के समान है, विच इज़ पेड बाय वन पर्सन टू एन, जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पे किया जाता है। ठीक है, और क्यों पे किया जाता है, कोई स्पेशल राइट है जो किसी एक व्यक्ति के पास है, उसके उस राइट को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ करना चाहता है, तो उस राइट को यूज़ करने के बदले बुक जो है पे किया जाता है रॉयल्टी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ ए बुक, ठीक है, राइट टू मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स अंडर पेटेंट, है ना, जो कोई पेटेंट के तहत कोई गुड्स है किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके बदले। राइट्स टू एक्सट्रैक्टिंग माइंस, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग माइंस यानी खानों से जो मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए, तो ये सब जो है इसके लिए जो है अमाउंट फिक्स की जाती है, जिसको कि हम रॉयल्टी कहते हैं। इसी को हमें आगे पढ़ना है कि हम ये रॉयल्टी जो है हम पे करते हैं, जैसे कि आपका यूज़र पे करेगा लैंडलॉर्ड को, तो वो पे करेगा तो उसकी क्या हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, कैसे बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी, किसकी बुक्स में क्या ट्रांजेक्शन होंगी। तो इस पर्पज़ से आपको दो लोगों की बुक्स में पढ़ना होगा, एक लैंडलॉर्ड होते हैं और दूसरे लीजी होते हैं। इन्हीं की बुक्स में हम आपको आगे बताएंगे कैसे हम तैयार करते हैं अपना, कह सकते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, तो राइट है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब जैसे कि आपकी जो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, या आपकी जो बुक्स होंगी आपके पास उसमें लिखी होंगी बुक्स, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से इतना डिटेल करके बताया। ठीक है, और इसमें जो आपके अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन दी हैं वो सभी बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये तो बता दिया रॉयल्टी होता है, फीचर्स भी हमने आपको बता दिया है। क्या है, रॉयल्टी इज़ ए पीरियोडिक पेमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ठीक है, ये हम बता ही चुके हैं कि पीरियड बेस पे हमारा फिक्स करते हैं इसको, पर ईयर, पर 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, या क्वार्टरली भी फिक्स की जाती है कहीं कहीं, या मंथली शायद ही रेयर केस में होता है। ठीक है, रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ सर्टेन राइट्स। रॉयल्टी क्या है, एक कुछ सर्टेन राइट्स को यूज़ करने के बदले दिया जाता है। ठीक, ये भी बता दिया। रॉयल्टी क्या है, इट इज़ रिवेन्यू आइटम है। ठीक है, रिवेन्यू लैंडलॉर्ड के लिए तो रिवेन्यू होगा, लेकिन लीजी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा या पेमेंट हो जाएगा। रॉयल्टी पेबल इज ए ट्रीट एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंडिचर बाय द लीजी। ठीक है, तो लीजी के लिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। रॉयल्टी रिसीवेबल इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू इनकम, मतलब जब आपकी रॉयल्टी रिसीवेबल होगी, रिसीवेबल किसके लिए होगी, लैंडलॉर्ड के लिए। जब लैंडलॉर्ड को मिलने वाली होगी तो उसके लिए वो रिवेन्यू हो जाएगी, और पेबल होगी तो पे कौन करेगा, लीजी पे करेंगे। ठीक है, तो लीजी पे करेंगे तो उनके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो ओनर होता है इसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, जो यूज़र होगा उसको हम लीजी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई पेमेंट करेगा उसके लिए एक्सपेंस, और जो रिसीव करेगा उसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। ओके, अब देखिए, हाउ एवर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड द रॉयल्टी पेबल इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे एक्सपेंस होंगे या इनकम्स होंगी ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, शो करते हैं, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मंथ के या ईयर के लास्ट में। रॉयल्टी, अब ये भी बता दिया था हमने कि रॉयल्टी क्या है, हमारा जो है प्रोडक्शन के बेसिस पे जो है फिक्स की जाती है। इज ए ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इज चार्ज टू प्रोडक्शन और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अगर ये रॉयल्टी हमारी प्रोडक्शन के बेस पे हो, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जैसे माइंस हैं वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और जहाँ पे सेलिंग का काम चल रहा है सेल के लिए, तो वहाँ पे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ रॉयल्टी इज़ बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, जब ये हमारा जो है सेल्स पे बेस होगा तो हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे बुक्स के केसेस में तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, वहाँ तो लिखी लिखाई बुक है, बस पब्लिकेशन वाले क्या करेंगे, उसे छापेंगे और उसको बेचेंगे, तो वहाँ पे हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, रॉयल्टी इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें ये इसकी क्या है, हमारी फीचर्स हैं। ठीक है, अब ये रॉयल्टी अकाउंट में हमारे जो है बेसिक जो है 3 टाइप्स के इसमें हम पढ़ेंगे। पहला है माइनिंग, जो भी बताया था हमने आपको, दूसरा पेटेंट, और तीसरा कॉपीराइट। ठीक है,
इन सभी केसेस में हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो है जर्नल एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, सभी एक ही जैसी रहती हैं, ठीक है। बस इनका क्या हो जाता है, हमारा नाम चेंज हो जाता है, बिजनेस का नाम केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। द राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी में बी एज अंडर, ठीक है। राइट टू एक्सट्रैक्ट सम मिनरल्स सच एज कोयल, स्टोन, ऑयल, ठीक है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, माइनिंग्स वाला, कैन मिनरल राइट्स कह सकते हैं, ये अभी भी बताया था पहले हमने आपको। दूसरा राइट हमने आपको बताया था पेटेंट, इसमें क्या करते हैं, दिस राइट इज़ कॉल्ड पेटेंट राइट, क्योंकि कोई भी सामान या मैन्युफैक्चरिंग या सेल करने का हमारे पास क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर है किसी जो है आपके, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग देश जो है अपना जो है एंटी वायरस लेके आ रहे हैं, है ना, जो वैक्सीन लेके आ रहे हैं। तो ये वैक्सीन जिस व्यक्ति जिस देश ने जो है क्या किया, उसको बनाया, डेवलप किया, वो वैक्सीन उस देश के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा उसने जो है मैन्युफैक्चर किया है, मतलब उसका इन्वेंशन किया है, और जो भी कंट्री उससे लेना चाहेगी, यूज़ करना चाहेगी, उससे उसको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो अलग अलग कंपनी देखो तरह तरह की दवाइयाँ बनाते रहते हैं, तो जिसने बनाया है उसको उसकी दवाई को कोई अगर दूसरा व्यक्ति यूज़ करना चाहता है बेचने के पर्पज़ से, ठीक है, इनकम के पर्पज़ से, तो उसे वहाँ पे जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे, ठीक है। और बुक्स के केसेस में इसी को हम कॉपीराइट बोलते हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग हैं। ना तो आपकी इसकी जनरल एंट्रीज में कोई डिफरेंस आएगा, ना आपको अकाउंट्स लेजर बनाने में कोई भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग और हम आज बता दे रहे हैं, फिर हम जनरल एंट्रीज का पार्ट कल करेंगे, ठीक है। आपने इसमें पढ़ा, लैंडलॉर्ड पढ़ लिया कौन होते हैं, लीजी पढ़ लिया कौन होते हैं, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक। अच्छा, अब एक हमने आपको मिनिमम रेंट का टर्म बताया था, मिनिमम रेंट MR, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो आपने पहले साल ही आपने कोई राइटर है उनसे आपने प्रोडक्शन के वो बुक के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपकी बुक को छापेंगे और बेचेंगे, उसके बदले में हम आपको इतना रॉयल्टी पे करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही साल आपने लिया और आपकी जो प्रोडक्शन होने लगा और बिकने लगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल आपकी कोई सेलिंग ना हुई हो, ठीक है, फिर आपने दूसरे साल किया तो आपकी जो है कुछ सेलिंग हुई हो, मान लो 50 केवल 50 बुक्स की सेलिंग हुई, ठीक है, 1-2 साल ऐसा चलता है। फिर आपने आगे किया तो मान लो आपकी जो है अच्छी बुक्स, आपकी अच्छा प्रोडक्शन हो गया, अच्छी सेलिंग हो गई, मान लो 1000 बुक्स की हो गई, ठीक है। ऐसे केसेस में हमने आपको क्या बताया था कि हमारी सेलिंग या प्रोडक्शन के आधार पर रॉयल्टी फिक्स की जाती है। लेकिन एक कंडीशन और रहती है लैंडलॉर्ड की, लैंडलॉर्ड क्या करते हैं कि मिनिमम रेंट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उन्होंने 1000 रुपये एक मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया है कि जब आपका जो है प्रोडक्शन होगा तो आप प्रोडक्शन या सेलिंग के आधार पर यूनिट के आधार पर आपकी जो है हम 10 रुपये रॉयल्टी फिक्स कर रहे हैं, 10 रुपये जब प्रोडक्शन होगा उस केसेस में। लेकिन जब जिस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ है या कम हुआ है तो आपको एक मिनिमम रेंट पे करना ही करना होगा, जो कि हमने 1000 फिक्स की है, तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम रेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जिस ईयर हमने प्रोडक्शन किया उस आधार पर तो हमने 10 रुपये के हिसाब से या 50 बुक या 500 रुपये हमने पे करेंगे रॉयल्टी यहाँ पे। लेकिन इस आधार पर यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है पहले साल, तो ऐसा नहीं कि हम इसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या जो है ये मिनिमम रेंट जो फिक्स की है 1000 रुपीज़, ये हमें पे करनी होती है, ठीक है। और जिस साल कम प्रोडक्शन हुआ है उस साल भी हमें मिनिमम रेंट तो पे करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने 1000 फिक्स करेंगे, ठीक है, 1000, मतलब हर कंडीशन में हमें 1000 तो पे करना ही करना है मिनिमम रेंट, अगर आपकी प्रोडक्शन कम हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन जिस ईयर से आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगी उस ईयर से आपकी रॉयल्टी जो है आपकी जो फिक्स की गई है पर यूनिट के हिसाब से वो पे करनी होती है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया आप मिनिमम रेंट क्या होती, रॉयल्टी क्या होती, ठीक है।
अब देखिए कहीं खाली स्पेस हो, जैसे ये है, तो हम एक जब टेबल बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 9 कॉलम्स की हम टेबल बनाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कॉलम की। ठीक है, इस तरह से हम जनरल एंट्रीज लिखने से पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस टेबल को देख के आप सारा हिसाब किताब लगा सकते हैं। ठीक है, कोई आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसमें हम अलग अलग, यहाँ पे पहले खाने में ईयर लिख लिया, दूसरे में आउटपुट लिख लिया, ठीक है, तीसरे में मिनिमम रेंट लिखते हैं, चौथे में रॉयल्टी लिखेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए। ईयर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आपकी 1000 दे रखा हो 2012 13 14 तो वो लिखेंगे। अब किस साल कितना आउटपुट हुआ यानी प्रोडक्शन हुआ या फिर सेल हुआ, यहाँ ओ या फिर एस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ शो करेंगे। और मिनिमम रेंट जो फिक्स की गई हो ओनर के द्वारा, जैसे अगर 2000 फिक्स की गई है तो 2000 हम यहाँ पे सब में मिनिमम रेंट शो करेंगे, 2000 2000 2000। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ रॉयल्टी के कॉलम में रॉयल्टी शो करेंगे जो भी हमारे प्रोडक्शन के आधार पे आया हो। मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन के आधार पर फिक्स की गई है रॉयल्टी। ठीक है, इसी 10 रुपीज़ का इंटू आउटपुट, 10 इंटू आउटपुट करके हम यहाँ रॉयल्टी निकाल लेंगे कि अगर मान लो पहले साल 1000 हमारे यूनिट बिके हैं तो यहाँ पे रॉयल्टी आ गई हमारी 10,000। ठीक है, दूसरे साल 2000 यूनिट बिके हैं तो रॉयल्टी आ गई 20,000। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद एक आपका आता है कॉलम शॉर्ट वर्किंग। अब आपको सीखना है, 2-3 आपके वर्ड और हैं, 2-3 आपके जो हैं टर्म्स और हैं जिनको हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम आगे एंट्रीज के लिए बढ़ेंगे। एक टर्म होता है आपका शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं इसको, जिसको स्पेलिंग होती है SHORT, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, वर्किंग RKIN और जी शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, जो कि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे SW के नाम से। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग। दूसरा होता है सरप्लस, इसके बाद होता है एक सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे रिक्यूब का, रिक्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपको और अच्छे से आगे क्लियर हो जाएगा। स्पेलिंग है RECUPAD। और इसके बाद होता है कॉलम अनरिक्यूब का, अनरिक्यूब का। इसके बाद एक कॉलम बनाते पेमेंट का, PAYMENT, पेमेंट, कितना हमने पे किया है। ये एनालिटिकल टेबल हम क्वेश्चन के आधार पर बनाते हैं। अभी हम आपको टेबल बनाना नहीं सिखा रहे, अभी हम आपको ये बताना है कि शॉर्ट वर्किंग का क्या मतलब है, सरप्लस का क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके बाद उसमें आपको बताएंगे। शॉर्ट वर्किंग जैसे अभी आपने सीख लिया कि मिनिमम रेंट होती है, फिक्स रेंट, और रॉयल्टी होती है जो प्रोडक्शन के आधार पे निकालते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस देखना होता है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच का डिफरेंस। तो जब भी कभी आपकी मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम होगी, जैसे मान लीजिए मिनिमम रेंट आपकी 5000 फिक्स की गई है, ठीक है, और लेकिन इस साल का हमारा जो रॉयल्टी कितना आ रहा है, 2000 ही आ रहा है, 2000 रॉयल्टी हमारी आ रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। यानी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी जितना कम होगा, यानी कि जिस ईयर रॉयल्टी हमारी मिनिमम रेंट से कम होगी उस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी। ठीक है, तो उसे हम यहाँ डिनोट करेंगे। ओके, फिर मान लो सेकेंड ईयर भी प्रोडक्शन कम हुआ तो शॉर्ट वर्किंग ही आई। यानी मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी कम होगी तो जो अमाउंट उनका डिफरेंस होगा उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। फिर आगे के साल में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, मोर देन यूनिट्स में हमने प्रोडक्शन या सेलिंग की, तो हमारा जो है रॉयल्टी बढ़ गया मिनिमम रेंट से। ठीक है, मान लो 10,000 आ गया तीसरे साल। ठीक है, तब जो हमारी मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस होगा उसे हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो whenever royalty is less than minimum rent then we get short working, and whenever royalty is more than minimum rent then we get surplus। ठीक है, तो जिस साल हमारी रॉयल्टी कम होगी आपकी किससे,
मिनिमम रेंट से उस साल हम मिलेगी, हमें शॉर्ट वर्किंग मिलेगी। और जिस साल आपकी रॉयल्टी अमाउंट आपकी मिनिमम रेंट जो फिक्स की गई है उससे ज़्यादा होगी तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, एक अभी आपने टर्म पढ़ा था रिक्यूप और अनरिक्यूप। ठीक है, तो जिस साल की शॉर्ट वर्किंग वाले ईयर को पेमेंट हमें मिनिमम रेंट करना है हर कंडीशन में, चाहे कम हो, अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो या बिल्कुल ना हो तो भी हमें मिनिमम रेंट पे करना है। और जिस साल हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी प्रोडक्शन हो रही, तो हमें जो रॉयल्टी की एक्चुअल अमाउंट आएगी वो हमें पे करनी होती। ठीक है, तो क्या करना होता है, जो हमारे लैंडलॉर्ड एक शर्त और लगा देते हैं कि आपकी जो है जिस साल आपका प्रोडक्शन कम होगा उस साल आप हमें मिनिमम रेंट तो पे करोगे ही करोगे, और उस साल का जो लॉस होगा उसको आप अगले आने वाले सरप्लस से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट हमारा कवर हो जाता है इसको हम बोलते हैं रिक्यूप, और जो कवर होने से रह जाता है उसको बोलते हैं अनरिक्यूप, और जो अनरिक्यूप अमाउंट है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं लास्ट में, कि ये हमारा कवर होने से रह गया। हर साल की जो शॉर्ट वर्किंग को हम आगे आने वाले सरप्लस से कवर करते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन लगा दी जाती है कि आप आगे आने वाले 2 सालों के सरप्लस से ही आप कवर कर सकते हैं, 3 सालों से ही कर सकते हैं, या आगे आने वाले अनलिमिटेड ईयर्स तक कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लैंडलॉर्ड होता है। ठीक है, तो जो आपकी रिक्यूप अमाउंट क्या होती है, जिसको कि आप आगे आने वाले सालों से अपने सरप्लस से कवर कर लिया है, और जो कवर होने से रह गई हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनरिक्यूप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में आपकी मिनिमम रेंट तो आपकी हर ईयर की सेम रहेगी। ठीक है, मिनिमम रेंट जो है आपकी मान लो 5000 है, फर्स्ट ईयर आपकी रॉयल्टी आ गई 2000। ठीक है, 2000, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगी, 3000। ठीक है, फिर दूसरे साल आपका मिनिमम रेंट तो 5000 रहेगा। मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया, शॉर्ट वर्किंग कह रहे हैं, सॉरी, रॉयल्टी हो गई 9000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमें शॉर्ट वर्किंग राइज हुआ, लेकिन इस ईयर में क्या है, हमारे मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या सरप्लस मिलेगा, तो इसको सरप्लस के कॉलम में शो करेंगे। कितना है सरप्लस, 4000। ठीक है, तो इस साल जो हमने 5000 पेमेंट 5000 किया था, लेकिन इनकम हमें 2000 की हमें हुई थी। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉस आया, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, लॉस होती है, तो ये लीजी क्या करेगा, अगले आने वाले सरप्लस यानी इससे जो है कवर कर देगा, ये उसका रिक्यूप हो जाएगा, इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो तब भी हमारे पास 1000 का सरप्लस बचा रह जाएगा, जो कि हम पेमेंट में जोड़ के लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। ठीक है, यानी 3000 हम यूज़ करेंगे उसके पिछले वाले लॉस को कवर करने में, और 1000 अब भी बचा रह गया उसको हम कवर करेंगे, पे कर देंगे लैंडलॉर्ड को। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट अगले ईयर में आए हम। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे भी इतना समझ लीजिए रिक्यूब का क्या मतलब है और अनरिक्यूब का क्या मतलब है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप इतना पढ़िएगा, इसको सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमें से कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, और हमने अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बनाया है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी फालतू के कमेंट नहीं होने चाहिए और ना ही कोई फालतू की बातें, बस जो है आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, जो भी हो वो आप उस पर टाइप करके भेज सकते हैं। कोई डाउट हो कोई किसी क्वेश्चन को लेके तो उसकी भी आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, और आप इसको पढ़िएगा, ना समझ में आए तो आप मैसेज के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, आपका जो स्टडी ग्रुप है आप उसमें भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सही से रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे आपको देते रहेंगे, और अभी आपके एग्ज़ाम्स में थोड़ा डिले है तो इससे अच्छा यही हो, आप टाइम बर्बाद करने की बजाय आप अपने लेक्चर्स, इनको हम जो आपको भेजने का
पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो काफ़ी बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, फिर एमकॉम के भी बच्चे हैं, तो थोड़ा टाइम की कमी के कारण हो सकता है अल्टरनेट डे पे डालें, या अगर टाइम मिला तो डेली भी हम आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।